अगर एक बार ओवैसी जी आ जाते ना, परवेज़ कादरी, एमआईएम की एक सीट बड़े आराम से निकल जाती। केवल 50,000 रुपये के लिए अगर ओवैसी साहब हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे ना, तो उस प्रत्याशी का इंसल्ट नहीं है। इतनी गंदी राजनीति ये इंसान अपने ही कौम के साथ गद्दारी करेगा, नहीं लगा था। कमल का फूल या समाजवादी का झंडा लगा के, टोपी लगा के चलता है ना, वो भी धीरे धीरे पतंग का बटन दबाने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहा है। मुझे बहुत निराशा है एमआईएम से, खास तौर पर। आपके दर्शकों को ये बात बुरा लग सकता है, विनय दुबे इतनी हैसियत रखता है, अपने बच्चे की शादी में ना ओवैसी को वहीं सभा करने के लिए वहीं बिठाऊंगा। ओवैसी जी बैठिए और मेरे मेहमानों का स्वागत लीजिए, मुंह मांगा पैसा दूंगा मैं। एमआईएम को बनारस में डेवलप करने के लिए अपना पैसा खर्चा करके यहाँ पे मेहनत की, लोगों को लाया। ओवैसी जी तक अगर ये वीडियो जाएगी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक डेवलप अपनी पार्टी को बढ़ाना है, लोगों को जोड़ना है, तो कृपया अपना जो प्रदेश अध्यक्ष है, अपना जो प्रदेश कमेटी है और जिला कमेटियाँ जितनी भी पूरे उत्तर प्रदेश की है, उसको तुरंत का तुरंत बदले। हकीकत जनता को बताना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ में, आपके साथ मोहम्मद अकरम। अगर मैं बात करूं, आज मैं बनारस में मौजूद हूं। मोदी जी का गढ़ बताया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आज दिन में मैंने कई लोगों से बात की, जो नॉर्मल लोग थे, जो बनारस के में रहते हैं। उन सब ने यही बताया कि बनारस में मोदी जी ने काफ़ी विकास किया है। फिर अगर बात करें, चुनाव पे बात कर लें, यहाँ से हरीश मिश्रा जी लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आज ये भी बताया गया कि काफ़ी लंबी जो यात्रा थी वो की गई, ताकि कहीं ना कहीं एमआईएम की तरफ लोग आते हुए दिखाई दें और हरीश मिश्रा जी यहाँ से प्रत्याशी बन के निकले। हमारे साथ विनय दुबे जी मौजूद हैं, लगातार वो उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, कई जगहों पर उनका साथ दे रहे हैं, जनता से भी अपील कर रहे हैं। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी के गढ़ में कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मोदी जी के गढ़ को ये भी कहा जाता है, यहाँ पे जनता कह रही है कि ये उनका गढ़ है, उन्हीं बीजेपी को ही वोट जाएगा। ऐसे में कैसे आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके साइड लोग आ जाएँ? क्या बीजेपी वालों ने लिखा लिया है क्या बनारस उनका है? बनारस महादेव का है मेरे भाई, और महादेव हमारे हैं। जब तक महादेव का अस्तित्व बनारस में है, हम बनारस में रहेंगे और डंके की चोट पर उनकी कसम खाकर बोलते हैं, सरकारों की धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे। और मैं अपने देश में बैठा हूँ, अपने प्रदेश में। पाकिस्तान गया ही हूँ बिरयानी खाने के लिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री खाएँ। और जिनको भी लगता है ना कि मोदी जी को ही वोट दिया जाएगा, वो एक्चुअली मानसिक तौर पर दिहाड़ी मजदूर हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनका 200-150 रुपया जब उनको भीख मिलती है ना भारतीय जनता पार्टी से, तो कहीं जाके रोटी आती है। तो ऐसे भिखमंगों के लिए ना भारतीय जनता पार्टी भगवान हो सकती है, लेकिन आम जनता जो बनारस की है, हम जैसे लोग हैं ना, उनके जूते के नीचे बना भारतीय जनता पार्टी को हम रखते हैं। अगर बात की ली जाए, कह भी रहे हैं कि काफ़ी विकास किया है, अगर बात की जाए, नहीं लगता आपको बनारस में विकास हुआ बीजेपी के आने के बाद? बहुत विकास हुआ है सर। हमारे जो प्राचीन मंदिर थे, 400 साल पुराने, 500 साल, 1000 साल पुराने, कुछ पेड़ थे जो 300 साल पुराने थे, उनको उजाड़ के गटरों में फेंक दिया। जो शिवलिंग, पुराने शिवलिंग तो उनको उजाड़ के फेंक दिया गया, सिर्फ इसके लिए कि अपनी मार्केटिंग के लिए कारपेट अच्छी तरीके से बिछाया जा सके। मंदिर को तोड़ा गया, हत्याएँ की गई, बहुत सारा चीज़ हुआ है। अगर आप इसे विकास करते हो तो मुझे शर्म आती है ऐसे विकास पर। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके प्रत्याशी की, लगातार आप लोग जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, बताया ये भी जा रहे हैं कि 15 किलोमीटर आप लोग कंटिन्यू पैदल चल रहे हैं ताकि लोग आपके साइड आ सके। कैसा लग रहा है आपको कि क्या माहौल आ रहा है? क्या जनता आपके साइड आएगी इस बार? देखिए, जनता आएगी नहीं आएगी वो जनता तय करेगी सर, लेकिन हम लोग हम लोगों का संघर्ष जो रहा है सड़कों पर रहा है। हमने कभी एसी रूम में बैठ के सिर्फ फ़ोन उठा के गालियाँ दे के राजनीति या सामाजिक जीवन नहीं किया है। जेल गए, आंदोलन किए, सड़कों पे हमने तहलका मचाया, सरकार को सोचने पे मजबूर किया कि आप गलत कर रहे हो। चाहे वो सीएनआरसी का मामला हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, हम लोगों ने छाती पे चढ़कर सरकार से जनता की जो सवालात हैं उनके कानों तक पहुंचाया, उसको हल कराया। इसलिए आज हम लोग 15 किलोमीटर चल पाते हैं। कोई दूसरा प्रत्याशी दिखा दीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, चाहे समाजवादी पार्टी का, चाहे कांग्रेस का, कोई भी। क्योंकि एसी रूम में बैठ के ना आप किसी के तकलीफ़ों को महसूस नहीं कर सकते हैं। बनारस वाले मिश्रा जी के साथ ये थोड़ा सा फ़र्क है। वो हमेशा से 12-13 सालों से इस बनारस की जो एक तहजीब है ना, उसको बचाने के लिए, उसकी अस्मिता, उसकी संस्कृति को बचाने के लिए वो आदमी ने लड़ा, संघर्ष किया। आज उसी की वजह से उसके कदम के अंदर, उनके पैरों के अंदर इतनी ताकत है कि 15-15 किलोमीटर जाने के बाद भी, कम से कम 6-6, 7-7 सभाएँ करने के बाद भी यहाँ कार्यालय पे 2 से 3 बजे तक बैठता है, फिर सुबह 7 बजे उठ के फील्ड पे रहता है। कोई ऐसा प्रत्याशी दिखा दीजिए। और यही कारण है कि जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। उन्हें पहचान का मोहताज नहीं है, उन्हें बताना नहीं पड़ता कि मैं प्रत्याशी हूँ, मैंने ये काम किया, लोग जानते हैं।
सिर्फ उनको सिंबल उनको बताना था कि पतंग का जो निशान है वो मेरा सिंबल है, इस पर मतदान करें और आगामी 10 तारीख को आपको उसकी रियलिटी दिख जाएगी। अच्छा, अगर बात कर लें, काफ़ी लोग मैंने सुना भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं, मिश्रा जी की बात आती है तो ये होता बनारस वाले मिश्रा जी। लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर कोई एकजुट होकर वोट देता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी बड़े उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है हॉट सीट उनकी वजह से बन गई है। किस तरीके से देख रहे हैं अगर हॉट सीट पे मिश्रा जी लड़ रहे हैं तो? देखिए, ट्रायंगुलर एक त्रिगुणी एक ये एक मुकाबला है यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और हरीश मिश्रा जी का। बट अब जो लड़ाई है ना वो भारतीय जनता पार्टी और हरीश मिश्रा का है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो ब्राह्मण वोट है ना वो भी अब लगभग वो अपने खून की तरफ दौड़ रहा है, कि बोल रहा है नहीं यार अपना ब्राह्मण प्रत्याशी है। उन्होंने देखा कि एक मुस्लिमों की पूरी फौज एक ब्राह्मण के साथ खड़ी है, तो हम ब्राह्मणों के अपने प्रत्याशी के साथ नहीं खड़े हो सकते। तो एक बड़ा ब्राह्मण वर्ग जो है वो जुड़ रहा है। उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है वो लोगों के लिए एक विकल्प के तौर पर ये आए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे समाजवादी के नेता हैं जिनका टिकट कटा है या फिर बाकी दिक्कतें हैं, तो वो भी, उनकी जो पूरी लॉबी है वो भी एक विरोधवश एक ऑप्शन के तौर पे हरीश मिश्रा। तो जो सब जगह से टूटे टूटे जो चीज़ें हैं उसको जोड़ा गया, जो इनकी खुद की एक फ़ैन फॉलोइंग है, खुद का एक चेहरा है, उसको जोड़ा गया। हम जैसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पे उतर के हमारी जो फ़ैन फॉलोइंग है या जो चीज़ें है उसको जोड़ा गया। तो एक बड़ा मॉब, एक संख्या अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। समाजवादी या चाहे भारतीय जनता पार्टी बहुत हल्के में ले रही है, लेकिन वो जिस दिन जब रिज़ल्ट दिखना चालू होगा ना ईवीएम पे, उन्हें यकीन नहीं आएगा कि इस बूथ पे तो हमने एकदम कट्टर कार्यकर्ता लगाए थे। और दूसरी हंसने की बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन भर वहाँ से पैसा लेता है, पेट्रोल लेता है, नाश्ता खाता है, वो कमल का फूल या समाजवादी का झंडा लगा के, टोपी लगा के चलता है ना, वो भी धीरे धीरे पतंग का बटन दबाने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहा है। तो अंदर घुस के हमने काम किया है। और मैं कुछ अभी कहूँगा, बहुत जल्दीबाजी होगी। 2 दिन बाद मतदान है, उसके 2 दिन बाद आपको मतगणना में दिख जाएगा क्या हुआ है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आज आपका सभा थी, जनसभा थी, अगर बात की जाए, ओवैसी साहब का का तय था कि आएंगे, क्या वजह हुई वो नहीं आए यहाँ पे? क्योंकि अगर वो आ जाते तो काफ़ी जो आपकी मेहनत थी उस पे चांद लग जाते, कहीं ना कहीं वो और आगे फोर्स काम करता, लेकिन उनके ना आने की वजह से पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या वजह थी वो नहीं आए? देखिए, वजह केवल मुझे बहुत निराशा है एमआईएम से, ख़ास तौर पर। आपके दर्शकों को ये बात बुरा लग सकता है, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, किसी पार्टी से नहीं। और लास्ट 15 दिन से जब से नामांकन हुआ है, मैंने एमआईएम को बनारस में डेवलप करने के लिए अपना पैसा खर्चा करके यहाँ पे मेहनत की, लोगों को लाया। मोहित शर्मा दिल्ली से आए हैं, जौनपुर से राज त्रिपाठी आए हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्टों को जमा किया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो मेरे माई बाप हैं उनको मैंने बुलाया, यहाँ पे मेहनत कराया, खर्चा किया उनके ऊपर। लेकिन अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि एमआईएम पार्टी अगले 25 साल भी अगर उत्तर प्रदेश या किसी भारत के राज्य में मेहनत कर लेगी तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण जो इसका जो संगठन है, चाहे वो प्रदेश का संगठन हो चाहे ज़िले का संगठन हो, इनको केवल पैसे से मतलब है। ओवैसी साहब ये बात जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन ओवैसी जी तक अगर ये वीडियो जाएगी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक डेवलप अपनी पार्टी को बढ़ाना है, लोगों को जोड़ना है, तो कृपया अपना जो प्रदेश अध्यक्ष है, अपना जो प्रदेश कमेटी है और जिला कमेटियाँ जितनी भी पूरे उत्तर प्रदेश की है, उसको तुरंत का तुरंत बदले। क्योंकि मुझे इस पार्टी में कोई फ्यूचर नहीं बनाना है कि मैं आपको आरोप लगाऊं, प्रत्यारोप लगाऊं। मुझे एक सिंबल चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए, मैंने वो सिंबल लिया और चुनाव लड़वाया। लेकिन जो कंडीशन प्रदेश की तरफ से दी गई कि आपको 5 लाख रुपया हेलीकॉप्टर से ओवैसी जी आएंगे उसका फ़ीस देना पड़ेगा। हरीश मिश्रा एक गरीब प्रत्याशी है, हम अपने जेब से जो खर्चा करते हैं अपने तरफ से खर्चा किया है। हरीश मिश्रा की हैसियत नहीं है कि 5 लाख रुपया वो हेलीकॉप्टर से सिर्फ ओवैसी जी की सभा कराने के लिए, क्योंकि सिर्फ हेलीकॉप्टर का पैसा नहीं होता, ओवैसी जी के लिए मंच लगाना पड़ता है, बैरिकेडिंग करती होती है, हज़ारों लोगों को सभा में ले आना होता है। ये एक सभा कराने का मतलब 10 से 12 लाख रुपया खर्चा होता है, प्लस 5 लाख रुपया अगर आप ही को दे दिया जाएगा, वो प्रत्याशी क्या चुनाव लड़ेगा। यही कारण था कि जो दक्षिणी में परवेज़ कादर साहब ने जो सभा ली थी उसमें उनका ये कहना था, उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैंने 3.5 लाख रुपया दे दिया, सिर्फ 50,000 रुपया रह गया था मेरी तरफ से, और वो 50,000 नहीं पहुंचने के कारण ओवैसी जी नीचे नहीं उतरे। अच्छा, ये सबसे बड़ा मुझे शॉकिंग था कि कोई भी राजनीतिक दल जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ये सिर्फ पैसे के लिए कि जो आदमी 3.5 लाख दे देगा 50,000 नहीं दे सकता था। आपके अंदर इंसानियत होती। वो मुस्लिम उम्मीदवार था, आप जिस कौम की बात करते हैं, जिस
आप कम्युनिटी की बात करते उसका उम्मीदवार था। एक बार हरीश मिश्रा होता, हिंदू होता, तो मैं समझ लेता कि चलो यार शायद उनको ये फील लगा होगा कि एक हिंदू के साथ हम मंच कैसा शेयर करें। लेकिन जिस इंसान ने, जिस मुस्लिम इंसान ने आपको 3.5 लाख रुपया बनारस में उतरने दिया, उसके पास ATS की परमिशन, उसके पास ग्राउंड की परमिशन, उसके पास सारी परमिशन सरकारी थी जो ओवैसी जी की सभा के लिए लगती है, उसके बावजूद भी केवल 50,000 रुपये के लिए अगर ओवैसी साहब हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे ना, तो उस प्रत्याशी का इंसल्ट नहीं है। वहाँ पे जनता जो उनकी उम्मीद में खड़ी थी ना, उनके लिए भी एक अपमानपूर्ण है। और एक असली राजनीतिक चेहरा इतना गंदा होगा, मुझे नहीं एहसास था इस चीज़ का। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि परमिशन नहीं मिली, कितना लग रहा है आपको इसमें, कितना सच है? मैं 14 साल से बड़ी बड़ी पार्टियों की पॉलिटिक्स मैंने देखी है सर। सामाजिक जीवन में लास्ट 4 साल से आया हूँ। मैं खुद उम्मीदवार का प्रतिनिधि हूँ यहाँ पे। सामाजिक RO ऑफिस इलेक्शन चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अधिकृत उनके लिए काम कर रहा हूँ चुनाव आयोग की तरफ से प्रत्याशी के लिए, तो मुझे प्रक्रिया पता है। मैं बाहर से देखता तो शायद मुझे लगता कि नहीं, शायद परमिशंस के, मैंने खुद वो सारे पेपर्स चेक किए हैं, परमिशंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने खुद चेक किया? मैं खुद आपको मेरे वीडियो के माध्यम से, और घबराइए नहीं, 8 तारीख को MIM, ओवैसी जी और जो भी घटना हुई है, हकीकत जनता को बताना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। एक मुस्लिम को मैं खुद इज्जत करता था, मेरी प्रोफाइल पे चले जाइए, ओवैसी साहब की हर हफ्ते मैं देखता था वो बंदा नमाज़ पढ़ता है, अपने धर्म के लिए पाबंद है, अपने लोगों के लिए संसद में आवाज़ उठाता है, लड़ जाता है, गोली खाने के बाद भी उसकी हिम्मत नहीं टूटी। एक गर्व है मुझे उस इंसान पर। लेकिन एक सिर्फ चंद पैसों के लिए अगर किसी प्रत्याशी ने, सोचिए ना, परवेज़ कादिर ने कितनी मेहनत से लोगों से पैसे लेके, कर्जा लेके ओवैसी साहब को एक बार अपने बनारस में उतारने के लिए मेहनत नहीं किया होगा। सिर्फ वो 3.5 लाख के बाद कम से कम 5 लाख रुपया उसने सभा में खर्चा कर दिया, मंच लगाए, बैरिकेड्स लगाए, स्पीकर्स लगाए। हुआ है, मैं अगर बात करूं तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो काफ़ी पैसे घर से इकट्ठा, दूसरों से इकट्ठा किया उन्होंने, और बाद में आके बोला कि नहीं ओवैसी साहब नहीं आए, हमने हेलीपैड बनवा रखा था, उसमें भी हमारा पैसा खर्च हुआ। तो कई लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो गुड्डू जमाली, जो कि सबको पता है, उनके लिए लगातार 3 से 4 दिन ओवैसी साहब खुद गए और लगातार उन्होंने रैलियाँ की, डोर टू डोर कैंपेन किया। क्या वजह लग रही है? एक तरफ प्रत्याशी जो पैसा लगा रहे हैं, जुटा रहे हैं, और उनके पास नहीं जाना, और दूसरी तरफ जो प्रत्याशी 2 बार जीत चुका है और साथ ही साथ उनके पास इतना पैसा है कि शायद काउंट न कर पाए, उनकी तरफ 4 दिन ही जाना, तो जीती हुई बाजी पे फिर से एक बार मेहनत करना, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, गुड्डू जमाली जी खुद में 2 बार सांसद विधायक रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेके वो लड़े और 2 बार विधायक रहे। सभी जानते हैं बहुजन समाज पार्टी का टिकट करोड़ों में बिकता है। वो करोड़ों में टिकट खरीदने के बाद करोड़ों खर्चा करके वो इंसान आज से पहले तक बिना ओवैसी के चुनाव जीतता रहा है, 2 बार जीता है। उसे ओवैसी जी की ज़रूरत नहीं थी। ओवैसी जी को ज़रूरत थी कि जो कमज़ोर प्रत्याशी है, जो एकदम कट टू कट लड़ सकता है, जीत सकता है, उस सीटों पे मेहनत करनी थी। लेकिन बात फिर वहीं फंस जाती है। गुड्डू जमाली हर सभा का 5 लाख रुपया दे सकता है, इसलिए कम से कम 10 सभाएं मुबारकपुर में गुड्डू जमाली जी की सीट के लिए की गई। क्या कभी किसी ने ओवैसी जी से पूछा कि जो आपका उम्मीदवार यहाँ पे, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, शायद आपको नहीं जानकारी होगा, यहाँ पे वाराणसी दक्षिणी सीट है, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पंडित प्रत्याशी है, ब्राह्मण प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीलकंठ तिवारी जी ब्राह्मण प्रत्याशी है। एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी थे परवेज़ कादिर, और यहाँ पे 1,60,000 वोट है मुस्लिमों के। अगर एक बार ओवैसी जी आ जाते ना, परवेज़ कादरी MIM की एक सीट बड़े आराम से निकल जाती। उन्हें किसी दूसरे समाज की वोट की ज़रूरत नहीं है। सिंगल मुस्लिम प्रत्याशी है, यहाँ पर ओवैसी साहब को मेहनत करनी थी, ऐसा मुझे लगता है। ना कि उस बाज़ार में जाके उस बारात में नाचने की ज़रूरत थी, जहाँ पे वो पहले से जीता हुआ है। वो करोड़ों रुपया चुनाव में खर्चा करेगा। फ़र्क ही सिर्फ इतना था, परवेज़ कादिर के पास पैसे नहीं थे हेलीकॉप्टर उतारने के, और गुड्डू जमाली ने कम से कम 10 बार ओवैसी साहब का, बहुत बड़े बड़े चेहरे, प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ पे नाच रहे हैं। उसके बाद में मुंबई से अलग अलग राज्यों से प्रवक्ता बुला के वहाँ पे एक बिठाए गए प्रवक्ता। क्या ज़रूरत है? सिर्फ गुड्डू जमाली ही आपका एक प्रत्याशी था, बाकी प्रत्याशी नहीं है। जिसने हेलीपैड बनवाया, कितने कर्जा लेके मुश्किलों से उसने ये सपना देखा कि मैं पैसा खर्चा करके ओवैसी साहब को लाऊंगा। आप ओवैसी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं इसमें आपका राजनीतिक करियर उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो गया सर। और बच्ची कुची जो एक्सपोज है ना, हम करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना जो काम बीजेपी कर रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना के सत्ता हासिल करना, वो ओवैसी जी भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं।
आज से पहले बहुत सम्मान था उनका, लेकिन जब मैंने खुद इस प्रक्रिया में रहा, चुनाव का प्रतिनिधि हूँ मैं, चुनाव आयोग के साथ काम कर रहा हूँ और बगल की सीट है मेरी परवेज़ कादरी जी की, जब सारे पेपर्स देखे और पूरी कहानी देखी ना, तो मुझे इतनी गंदी राजनीति ये इंसान अपने ही कौम के साथ गद्दारी करेगा नहीं लगा था कभी सर। क्या लग रहा है सर, इसमें बीच में भी किसी की गलती होगी या वैसे सबको सारी चीज़ें आपके हिसाब से लग रहा होगा कि हाँ उनके नॉलेज में आसपास आ रही होगी? देखिए, अगर ओवैसी जी को ये सब चीज़ें नहीं पता चल रही तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो राजनीतिक हैसियत है ना बहुत कम है, वो कान के बड़े कच्चे इंसान हैं। और राजनीति में अगर आप लंबा चलना चाहते हैं, जब इतने बड़े कौम की जो 20% आबादी इस देश की रखती है, अगर उसके रहनुमा बनने की बात करते हैं, उनके खुशहाली की बात करते हैं और आप इतने कच्चे कान के होंगे, आपको ये अंदाज़ा लगाने का आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि किस प्रत्याशी पे हमें मेहनत करना है, किस पे नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि इनसे सबसे कच्चा जो राजनीतिक होगा यही होंगे। और शायद यही कारण है इनके जो आज के हालात है ना, मुस्लिम क्यों इन्हें गाली देता है, लोग क्यों इनके कार्यकर्ताओं को अपमानित करते हैं, शायद यही कारण था कि लोग इन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं, क्योंकि इन्हें पैसे से मतलब है। अगर मैं विनय दुबे, मैं बोलना चाहूँगा आपके वीडियो के माध्यम से, ओवैसी जी आप घबराइए मत, ज़्यादा नहीं, एक 15 साल बाद ना मेरी बिटिया की मैं शादी कराऊंगा और मैं चाहूँगा ओवैसी साहब उस सभा में आए, मुंह मांगा पैसा दूंगा मैं। अगर आप पैसे पे ही काम करोगे ना तो मैं पैसा देने को तैयार हूँ। विनय दुबे इतनी हैसियत रखता है, अपने बच्चे की शादी में ना ओवैसी को वहीं सभा करने के लिए वहीं बिठाऊँगा, ओवैसी जी बैठिए और मेरे मेहमानों का स्वागत लीजिए, मुँह मांगा पैसा दूंगा मैं। अच्छा, अगर बात कर लें फ़िलहाल चुनाव की, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत की है, आपके साथ लगातार अगर बात करें कई लोग थे जो लगातार हरीश मिश्रा के साथ रोड पे उतरे और लोगों के बीच जाके उन्होंने कहा कि नहीं आप हमें वोट दीजिए, हम बहुत काम करेंगे। क्या लग रहा है अब जब रिज़ल्ट आएगा तो इस साइड वोट आते हुए दिखाई देंगे बनारस में? देखिए, यहाँ पे जो वोट है ना वो एमआईएम का नहीं है, यहाँ पे जो लहर है ना एमआईएम की नहीं है, वो हरीश मिश्रा की है। आप हमारे बैनर पोस्टरों पे देख लीजिए, हमने ओवैसी जी को कभी बड़ा नहीं किया, क्योंकि ओवैसी को बड़ा करने का मतलब है जो हरीश मिश्रा ने संघर्ष किया ना वो ख़त्म हो जाएगा। और जो घटिया हरकत एमआईएम की संगठन ने यहाँ पे किया ना बनारस की सभा को लेके, उससे तो और ज़्यादा डैमेज होता ओवैसी साहब का अगर हम बहुत बड़ा प्रचार करते। हमें हरीश मिश्रा पे फोकस किया और जो वोट पड़ेगा वो हरीश मिश्रा को पड़ेगा, ना कि ओवैसी साहब को पड़ेगा। लगता है कि इस साइड आएगा वोट? ना आया, मेरा प्रत्याशी हार जाए, मुझे कोई गम नहीं है सर। कम से कम मेरे अंदर ये तसल्ली रहेगी ना, हमने 13 साल संघर्ष किया, वो जेल गया इंसान है, लाठी खाया इंसान है, जेल हथकड़ी पहन के कोर्ट में जाके जमानत लिया इंसान है ना, वो कच्चा नहीं है सर। वो फिर उठेगा, फिर लड़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। आज 13 साल बिना किसी गॉडफादर के वो अकेला लड़ के पूरे बनारस में, पूरे इंडिया में बनारस वाले मिश्रा के नाम से जाना जाता है। किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि उसकी हिम्मत को तोड़ सके। और ये लड़ाई जो है ना बनारस के उत्तरी की जो विधानसभा है ना, वो कोई ओवैसी और कोई एमआईएम नहीं लड़ रहा है, वो हरीश मिश्रा लड़ रहा है और अपने नाम अपने काम पे लड़ रहा है। आज जो मुस्लिम समाज, हिंदू समाज उसे अपने सर आंखों पे बिठाया ना, वो ओवैसी को नहीं देख रहा है कि ओवैसी बहुत बड़े दिग्गज है, बहुत बड़े नेता है। वो हरीश मिश्रा का संघर्ष, उसका मेहनत देख रहा है। और यही कारण होगा कि जो भी उसको मतदान पड़ेगा वो 10 तारीख को दिखाया जाएगा और वही उसकी सलामी है। जीरो पे खड़ा हुआ इंसान है सर, 5,000 रुपया 6,000 रुपया महीना कमाने वाला इंसान, डिस्कवर बाइक पे चढ़ने वाला, अपने ज़िंदगी का पहला चुनाव लड़ रहा है हरीश मिश्रा। और पहले चुनाव में जो भी वोट पाएगा ना उसके लिए प्लस पॉइंट है सर। और आने वाले समय में ये इंसान सदन में रहेगा, विधानसभा में रहेगा, किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया जो इसको रोक ले, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए। फिलहाल आपने सुना, हमारे साथ विनय दुबे जी थे। अगर बात की जाएगी, कई बार ऐसा देखा गया है, मैं बताऊं अगर, तो कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने मुझको पैसों को लेकर बोला कि हम पैसे नहीं दे पाए, इस वजह से हमें टिकट नहीं मिला। ये तो पहले की बात थी। फिर उसके बाद जिनको टिकट मिल गया उसमें भी कई प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने बहुत लोगों से पैसा इकट्ठा किया, कई जगह से उधार लिया और कहीं 2-3 जगह से पैसा लेने के बाद उन्होंने पूरी सभाएं बनाई, लोगों को बुलाया और वहाँ पे ओवैसी साहब का, या कहीं बात की जाए एमआईएम के लोगों का पहुँचना नहीं हो पाया। वजह साफ थी कि वो शायद कहीं और बिजी थे या कहीं जाने की वजह वहाँ पे परमिशन ना मिल पाई हो, लेकिन उसकी वजह से जो प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं निराश देखे गए। ये देखा गया कि उनके जो पैसे थे उनको ये लगा कि नहीं, मैंने इतनी मेहनत की, पूरी ज़िंदगी का पैसा जो था मैंने लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी ओवैसी साहब के ना आने की वजह से हमें वोट जो है वो नहीं मिलेंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके से एमआईएम काम कर रही है, कि आपके हिसाब से सही है या गलत है। हमने जो बताया वो सच था। अब आप अगर मानते तो ठीक है, अगर नहीं मानते तब भी सच हमेशा सच रहेगा। अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।